नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में एक डिजिटल बदलाव के रूप में आई एक पहचान संख्या, जिसको अपार आईडी के रूप में जानते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि शिक्षा प्रणाली के डिजिटल बदलाव के बीच यह पद्धति, यह पहचान संख्या क्या छात्रों के लिए अनिवार्य है? तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे अपार आईडी के बारे में और क्या इसकी अनिवार्यता है इसके बारे में, साथ ही साथ इसके अन्य पक्षों को भी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला को देखना आप शुरू कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। बात करेंगे क्या छात्रों के लिए अनिवार्य है अपार आईडी। अब सवाल उठता है कि हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे। तो चर्चा के बिंदु होंगे, बात हम खबर की करेंगे कि क्यों इसकी चर्चा आज फिर से हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने और साथ साथ सीबीएसई बोर्ड ने इसकी अनिवार्यता को बताया है। अब ऐसे में कुछ अभिभावक, साथ साथ कुछ एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि इसकी अनिवार्यता की बात नहीं है। अब हम इसको देखेंगे, इसका परीक्षण करेंगे कि क्या ये अनिवार्य है सबके लिए, क्या ऐसा राज्य सरकारें बाध्यकारी रूप से कर सकती हैं। इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब क्या अपार आईडी होती है इसके बारे में समझेंगे, कैसे बनती है ये आईडी इसको भी समझेंगे, प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर क्या चिंताएं हैं उन चिंताओं पर भी देखेंगे और इसकी अनिवार्यता का जो प्रश्न है उसका समाधान भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लेकिन हाँ, एक अभ्यास प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ, जिसका जवाब आपसे अपेक्षित होगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिहाज से एक प्रश्न भी होगा जिसको कि आप अभ्यास करेंगे अपने लिए, अपनी मुख्य परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन 2 और 3 दोनों प्रश्न पत्र से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। बात करेंगे अपार आईडी की, तो अपार आईडी राज्य सरकारें और स्कूलों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है इधर बीच। अब इसी बीच में कुछ एक्टिविस्ट और अभिभावक कह रहे हैं इस दिशा में उनकी चिंता, उन्होंने अपनी चिंता को जाहिर की है। अब अपार जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक पार्ट है। अब सवाल उठता है कि क्या ये अनिवार्य है या नहीं है। तो देखिए, इसकी अनिवार्यता को लेकर हम उस तक पहुंचेंगे और समझेंगे कि अनिवार्य है या नहीं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वास्तव में ये अपार आईडी है क्या। देखिए, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत इसको लाया गया और ये पहल छात्रों के लिए डेटा को संग्रहित करने हेतु लाई गई कि छात्रों का डेटा एक डिजिटली एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह संग्रहित होगा। जैसे आधार में किसी भी व्यक्ति की जो पहचान संख्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी छात्रों के लिए एक यूनिक आईडी होगी और छात्रों के जो शैक्षणिक जितनी सूचनाएं हैं वो एक जगह दर्ज होंगी। इस वजह से इसको शुरू की गई ताकि अगर उन्हें किन्हीं नए जगहों पर एडमिशन लेना हो, किसी नौकरी के लिए आवेदन करना हो, तो एक यूनिक आईडी के माध्यम से उनकी सारी सूचनाएं एक जगह एकत्रित होंगी और इस तरह से वो सारी सूचनाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, आसानी से उनका प्रमाणन हो सकेगा। इस वजह से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी शुरुआत के पीछे जो मंशा है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या चुनौतियां हैं जिसकी वजह से अभिभावक और विशेष रूप से कुछ एक्टिविस्ट इस दिशा में प्रश्न उठा रहे हैं। तो उस पर बात करेंगे। आइए चलते हैं आगे और ये भी समझेंगे कि इसकी अनिवार्यता है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होती है अपार आईडी। तो देखिए, अपार का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अर्थात एक डिजिटल आई कार्ड होता है। ठीक उसी तरह जैसे आधार का एक यूनिक आईडी होता है, उसी तरह ये भी एक यूनिक आईडी होती है। हम इसको डिजिटल आईडी कार्ड के रूप में देख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें कि छात्रों की शैक्षणिक जानकारी ऑनलाइन रूप से सुरक्षित होगी। साथ ही साथ जो मंशा है वो ये है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, इसका मतलब एक छात्र का एक देश में एक आईडी होगा, उसके माध्यम से उसकी शैक्षणिक जानकारी को एक जगह एकत्रित करना इसका लक्ष्य है, जिससे कि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना या नौकरी का फायदा उसको लेने के लिए उसके संबंध में जितनी भी उसकी शैक्षणिक जानकारी है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। शैक्षणिक संस्थानों में चाहे प्रवेश हो, चाहे उसके प्रमाणन को करना हो, उसके प्रमाण पत्र का सत्यापन करना हो, ये प्रक्रिया आसान बनाई जा सके। अगर कोई छात्र स्कूल कॉलेज बदलता है तो ऐसी दशा में उसके पुराने रिकॉर्ड को आसानी से देखा जा सके। जैसे कि अगर आप किसी नए स्कूल में जाते हैं तो तमाम जो दस्तावेजीकरण होता है, जो विभिन्न आपको डॉक्यूमेंट्स सौंपने पड़ते हैं, फोटोकॉपी करानी पड़ती है, टेस्ट कराना पड़ता है, तो इन प्रक्रिया से एक तरह से छुटकारा दिलाने के लिए डिजिटली एक जगह वो सुरक्षित होगा। तो ये इसलिए इसको शुरू किया गया। अब इसका संग्रहण, स्टोरेज कैसे होता है? तो जैसे आप देखिए,
आधार से इसको लिंक कर दिया जाता है। इसका मतलब कि हमारी एक पहचान संख्या होती है एक भारतीय नागरिक के तहत। अब हमारी पहचान संख्या से ही इस छात्र के रूप में अगर हम कहीं पर हैं तो उससे इसको लिंक कर दिया जाएगा। तो एक व्यक्ति के हैसियत से भी और एक छात्र के हैसियत से भी आपकी एक यूनिक आईडी होगी और डिजी लॉकर में इसको स्टोर कर दिया जाएगा। डिजी लॉकर में अर्थात जो डिजिटली लॉकर होता है उसमें इसकी जो सूचनाएं होती हैं उसको संग्रहित कर दिया जाएगा। इसकी निर्माण प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो निर्माण प्रक्रिया जो है वो UDISE प्लस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। यूडी अर्थात यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस इसका फुल फॉर्म है। इसी की सहायता से इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी भारत सरकार के। इस समय अगर देखें तो भारत सरकार का जो ऑनलाइन डेटा संग्रहण प्रणाली है वो ये इसके माध्यम से इस पोर्टल के माध्यम से चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसकी भूमिका निर्धारित की गई थी। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात जब इसकी शुरुआत हुई इसका निर्माण हुआ तो उसमें इसका प्रोविजन किया गया कि डेटा संग्रह के लिए इसको कैसे उपयोगी बनाया जाए। तो इसका हम कह सकते हैं बीज कह सकते हैं, इसकी नींव कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ये जुड़ा हुआ है। और शिक्षा मंत्रालय ने CBSE स्कूलों में जो 100% पंजीकरण का लक्ष्य है उसको भी निर्धारित किया है। इस लिहाज से भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे अन्य पक्षों के ऊपर कि क्या यह अनिवार्य है कि नहीं है, इस बात को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की क्लासेज जब शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में और यहाँ पर ISGS फाउंडेशन बैच जो है उसकी शुरुआत हिंदी माध्यम की 26 मार्च शाम 6 बजे, अंग्रेजी माध्यम 8 अप्रैल शाम 6 बजे से। और इसके संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए इस नंबर को आप देख लीजिए 8750187501 इस पर कॉल करके विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का जो ISGS फाउंडेशन का बैच है 21 अप्रैल से 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए अपार आईडी कैसे बनती है इस प्रक्रिया को भी समझ लेंगे, फिर अनिवार्यता की बात करेंगे। इसको बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। देखिए सबसे पहले तो एक स्कूल का जो रिकॉर्ड है, जितने भी इंफॉर्मेशन है स्कूल के रिकॉर्ड की वो कहाँ से मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगी। तो वहां पर व्यक्ति का नाम, जो भी छात्र है उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके माता पिता की जानकारी जो है ये सारी चीजें स्कूल रिकॉर्ड के रूप में होंगी। तो स्कूल रिकॉर्ड की एक जरूरत होगी और स्कूल छात्र संबंधित सारी जानकारी को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो पहली चीज हो गई आपकी स्कूल रिकॉर्ड। दूसरी हो गई सहमति पत्र। इसका मतलब यह हुआ कि एक कंसेंट लेटर होगा, कंसेंट फॉर्म होगा जो कि जो भी छात्र होगा उस छात्र के माता पिता होंगे इस कंसेंट फॉर्म के माध्यम से अपनी सहमति देंगे। इसका मतलब ही ये हुआ कि अगर उन माता पिता की सहमति नहीं होगी, कंसेंट फॉर्म पर वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उनका अपार आईडी नहीं बनाया जा सकेगा। इसी बात में यहां पर यह निहित है कि यह अनिवार्य तो नहीं होगा। लेकिन अभी उस प्रश्न को हम आगे और विस्तार से देखेंगे। तो माता पिता की जो लिखित अनुमति है उसके लिए कंसेंट फॉर्म की जरूरत होती है। इसको कंसेंट फॉर्म में अगर सहमति देंगे माता पिता तो फिर उसके लिए ये अपार आईडी बनने की प्रक्रिया में ये भी एक तत्व है, ये भी एक कारक है। इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए। आईडी आधार से कनेक्ट होती है बाद में चलकर, क्योंकि स्कूल द्वारा जो डेटा की अंतिम पुष्टि जब हो जाती है तो जो आपका अपार आईडी जनरेट होगा उसको फिर आधार से लिंक कर दिया जाता है। तो आधार कार्ड भी एक अनिवार्यता है। इसके अलावा डिजी लॉकर में फाइनली क्या होता है, जो भी आपका अपार आईडी बनेगा उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिजी लॉकर में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। तो ये इसके मूल तत्व स्कूल का रिकॉर्ड हो गया, कंसेंट फॉर्म हो गया, आधार कार्ड हो गया और डिजी लॉकर हो गया। ये चार चीज इसके तत्व होते हैं। इसको बनाने के लिए, अपार कार्ड को बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसको लेके क्या चिंताएं हैं। तो देखिए जो भी ऑनलाइन या डिजिटल चीज होगी उसमें सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो होती है उसकी सेफ्टी की, उसकी सुरक्षा की। क्योंकि एक सेंधमारी पूरी की पूरी किसी व्यक्ति की जानकारी को लीक कर सकती है और उस जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। तो ऐसे में यहां भी जो डेटा चोरी है इसको लेकर कहीं इस डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, ये एक सबसे बड़ी चिंता है। इसी वजह से जो शैक्षणिक, क्योंकि केवल शैक्षणिक जानकारी यहां नहीं होती है, काफी विस्तृत जानकारी होती है। शैक्षणिक के अलावा कुछ निजी जानकारी भी होती है, यहां पर स्टोर होती है। अगर यहां पर इसकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, या अगर ये सुरक्षा भंग होती है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, इन सारी चीजों को अगर पारदर्शी तरीके से, प्रमाणित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया, इसकी एक पुष्ट व्यवस्था नहीं की गई, तो वो एक बड़ा कारण बनेगा और डेटा लीक होना एक बड़ी समस्या हो सकती है। अब इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, ये इस नाम का एक NGO है, उस संस्था ने भी इसकी पारदर्शिता पर बार बार प्रश्न उठाया, लेकिन
इसके लिए अभी कोई पुष्ट जवाब या कुछ पुष्ट व्यवस्था भी देखने को नहीं मिल सकी। हालांकि अगर ये पुष्ट व्यवस्था की जाए तो एक सराहनीय कदम हो सकता है। अब इसमें कुछ कानूनी दिक्कतें भी हैं। कानूनी दिक्कत क्या है? तो देखिए, एक तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है वो ये कहता है कि विशेष रूप से जो बच्चों के डेटा हैं उसको बिना सही सुरक्षा के, अर्थात अगर हम ठीक से सेफ्टी की व्यवस्था नहीं हो उस डेटा की, तो उस बिना सही सुरक्षा के ना तो हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी परमिशन ही नहीं देता है कौन? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। क्योंकि उसका ये मानना है, इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन है कि अगर बच्चों के विषय में जो एकत्रित ये डेटा है अगर वो किसी गलत हाथ में चला गया तो उसके दुरुपयोग होने का खतरा होता है। तो ऐसी दशा में एक कानूनी अड़चन भी यहाँ दिखाई दे रही है, ये कानूनी दिक्कत भी है। साथ ही साथ जो स्कूल के शिक्षक हैं और स्कूल हैं, इन दोनों की भी थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि पहले से ही UDISE+ जो है ये एक पोर्टल विद्यमान है जहां पर छात्रों की पूरी जानकारी मौजूद है। अब ऐसी दशा में इस पोर्टल की भी अगर हम अनिवार्यता करेंगे तो दोहरा काम बढ़ेगा। इसके अलावा अगर दोनों के रिकॉर्ड में कुछ मिसमैच है तो उसको ठीक करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। ऐसी दिशा में ये भी एक व्यवधान है। आपको बता दें कि अगर UDISE+ जो है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और भारत सरकार के जितने भी हम कह सकते हैं ऑनलाइन डेटा संग्रहण प्रणाली है वो इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं यहाँ पर पहले से ही एकत्रित हैं, उसको विश्लेषित किया जाता है। तो एक ये व्यवस्था पहले से मौजूद है। अब दोबारा नया आईडी बनाने से स्कूलों पर भी बोझ कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि इसकी अनिवार्यता को लेकर कि क्या यह अनिवार्य है? तो देखिए, आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में कुछ राज्य में देखा गया कि इसको अनिवार्य रूप से बनाने का निर्देश दिया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे CBSE और कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में ही कहा गया कि सभी छात्रों के लिए इसे लागू करने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से ये ऐसा नहीं किया गया है अभी तक, क्योंकि ये अभी तक स्वैच्छिक है। संसद में भी इस बात की पुष्टि की गई थी। दिसंबर 2024 में सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि जो अपार आईडी है उसको बनाना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी दिशा में भले ही CBSE अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा हो या कुछ राज्यों में इसको निर्देशित किया गया है, लेकिन इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता अभी के कानूनी व्यवस्था के तहत। साथ ही साथ अभी इसके लिए एक और व्यवस्था है कि अगर हम बात करें SFLC अर्थात सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, ये एक NGO है। इसने एक टेम्पलेट पत्र तैयार किया है जिसमें कि वो सभी सूचनाएं हैं और इस टेम्पलेट पत्र को आप डाउनलोड करिए, उसको भरिए और जो भी गार्जियन अगर चाहते हैं कि वो अपार आईडी नहीं बनवाना चाहते हैं तो इस पत्र को भर के वो संबंधित संस्थान में सबमिट करेंगे। ये पत्र जो है अगर स्कूल में आप जमा करते हैं तो बच्चे का अपार पंजीकरण रोका जा सकता है, इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का समाधान आपको मिल गया होगा कि ये अनिवार्य नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में और CBSE के द्वारा इसके लिए निर्देशित जरूर किया जा रहा है। तो एक्टिविस्ट और साथ साथ गार्जियन की जो चिंता है उसको भी आप समझ गए होंगे कि इसका समाधान यहीं पर है, तो यहाँ पर आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। अंत में आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जो कि एक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न है। इसके जवाब की जिम्मेदारी आप पर है। क्या प्रश्न है? अपार आईडी किस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जाती है? विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प A है UDISE+, विकल्प B है ई-विद्या पोर्टल, विकल्प C है माई गवर्नमेंट पोर्टल, विकल्प D है डिजी लॉकर पोर्टल। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी एक प्रश्न है, वो ये है कि क्या अपार आईडी अनिवार्य है? इस पर सरकारी दिशा निर्देशों और विवादों के संदर्भ में चर्चा करें। तो इन दोनों प्रश्नों से आप लाभान्वित हो। प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।